कैसी चल रही है आपकी शेयर मार्केट की ट्रेडिंग। मैं कुछ ऐसी गलती कर बैठा जहां पर मेरे पिताजी द्वारा कमाई गई बहुत बड़ी एक जमा पूंजी हमने नुकसान में खो दी। कैसे कोई कंपनी अपनी अकाउंटिंग एंट्रीज के जरिए अपना प्रॉफिट बढ़ा देती है पर उसका एक्चुअल प्रॉफिट जो होता है वो उतना नहीं होता है जितना हमें दिख रहा है। 2 लाख रुपए का निवेश जो कि 2012, 2013, 2015 में मुझे बढ़ता हुआ चले गया और उसी के बदौलत आज जो मैं अपने क्लाइंट्स का फंड मैनेज कर रहा हूं वो तकरीबन 150 करोड़ रुपए के आसपास है। लेकिन साल 2017 में मेरी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जहां पर 30 नवंबर 2006 शाम एक कॉल और किस तरीके से मेरी लाइफ और शेयर मार्केट के प्रति मेरा नज़रिया बदला वो मैं आपको आज अपनी स्टोरी में बताऊंगा। फ्रेंड्स, मेरा नाम अर्पित भार्गव है, मैं एक फाइनेंशियल कंसल्टेंट हूं। मेरी शेयर मार्केट की जर्नी कुछ 16 साल के आसपास की है, जिसमें मैं आपको मेरे एक्सपीरियंसेस, मेरी लर्निंग्स और मेरी जर्नी के कुछ स्पेसिफिक मोमेंट्स शेयर करूंगा। 2003 के आसपास का समय था, मेरी उम्र लगभग 11 बरस के आसपास थी। उस समय शेयर मार्केट में ट्रेडिंग या निवेश की प्रक्रिया जो होती है वो पर्चियों के माध्यम से या शेयर सर्टिफिकेट के माध्यम से हुआ करती थी। आज के समय में ट्रेडिंग टर्मिनल्स या स्क्रीन उस समय पर इतनी ज़्यादा प्रचलित नहीं थी। उस समय पर मैं मेरे पापा के साथ में शेयर मार्केट की ट्रेडिंग करने या पैसा निवेश करने जाया करता था। उन जगह को फिजिकल स्टॉक एक्सचेंज उस समय पर बोला जाता था या फिर शेयर ट्रांसफर एजेंट्स उस समय पर बोला जाता था। समय बदलता चला गया। 2005-6 के आसपास से ये ट्रेडिंग टर्मिनल्स जिसमें आप ब्लैक स्क्रीन पर कुछ कोड्स देखते हैं वो आने लगे और 2009-10 के बाद से सोशल प्लेटफॉर्म्स आ गए और 2012-13 के बाद से स्मार्टफोन के आने के बाद में शेयर मार्केट पर ट्रेडिंग की ईज डे बाय डे, दिन पर दिन और बहुत ज़्यादा होती चली गई। 2003-4 के समय पर जब मैं अपने पिताजी के साथ में ट्रेडिंग करने या इन्वेस्टिंग करने जाया करता था, उस समय मुझे ये बात फैसिनेट करती थी कि वहाँ पर जितने भी लोग आते हैं वो किस तरीके से पर्ची के द्वारा अपने शेयर सर्टिफिकेट्स लेकर आते हैं और वो सर्टिफिकेट्स को दूसरे शेयर होल्डर्स को ट्रांसफ़र किए जाते हैं। पर उस समय चूंकि मैं बहुत छोटा था तो उस समय मेरी सूझबूझ इतनी ज़्यादा नहीं थी कि शेयर मार्केट की ट्रेडिंग कैसे होती है या पैसे निवेश कैसे किए जाते हैं। पर जैसे जैसे समय बदलता चला गया, 2005 के आसपास जब मेरी उम्र तकरीबन 14 बरस की थी, तब चूंकि मेरे पिताजी के ट्रेडिंग का होल्ड जो था वो मेरे लिए थोड़ा सा फ्री था क्योंकि मैं बहुत छोटा था, तो मैं फ़ोन कॉल के ज़रिए जो ब्रोकर अंकल हुआ करते थे, ब्रोकर्स को फ़ोन करके ट्रेडिंग कर लिया करता था। तो बात तकरीबन 14 बरस का जब मैं था उस समय की बात है और उस समय पर मैंने अपने फ्री ट्रेड करना चालू करे। मुझे आज भी ध्यान है कि जो पहले, दूसरे या तीसरे शेयर्स जो कि जिनमें आप ट्रेड करते हैं, मेरे पहले, दूसरे, तीसरे शेयर जो हुआ करते थे वो उस समय पर स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, हिंडाल्को और टाइटन जैसे कुछ शेयर थे जो उस समय पर बहुत प्रचलन में चलते थे। और चूंकि तब ये ट्रेडिंग टर्मिनल्स की या स्क्रीन्स की बहुत ज़्यादा प्रचलन नहीं था तो हम न्यूज़ चैनल पर जो नीचे एक छोटी सी पट्टी चला करती थी उस पर उसका भाव देखते थे और उसी के ज़रिए ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग की प्रक्रिया चालू रखते थे। उस दौर में जब ट्रेडिंग के शेयर के प्राइजेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा आप देख नहीं पाते थे तो ट्रेडिंग करना उतना आसान नहीं होता था जितना आसान आज के समय में हमें लग रहा है। उस समय कुछ शेयर के प्राइजेस जो होते थे वो सिर्फ शनिवार या इतवार के दिन कुछ न्यूज़पेपर्स में छपे जाते थे और बचे हुए कुछ प्राइजेस जो होते हैं वो महीने में एक बार या महीने में 2 बार सिर्फ पेपरों में छपते थे। उसी के जरिए आपको उन शेयर्स के भाव का पता चलता था। समय और धीमे धीमे आगे बढ़ता चले गया। 2006 की बात है जब मेरा ट्रेडिंग के प्रति रुझान बहुत ज़्यादा हो गया था और उस समय मैं कुछ ऐसी गलती कर बैठा जहां पर मेरे पिताजी द्वारा कमाई गई बहुत बड़ी एक जमा पूंजी हमने नुकसान में खो दी। आइए उस बारे में आपको थोड़ा सा डिटेल में बताता हूं। नवंबर 2006 का ये वाकया है। उस समय जब ट्रेडिंग का जुनून मेरे अंदर बहुत ज़्यादा था और आज हमें जब ये बात समझ में आती है कि जब आप ट्रेडिंग करते हैं तो आपकी जुनूनियत जो होती है उसके अलावा निकलकर आपको थोड़ा सोचना होता है। उस समय पर जब मैं बहुत छोटा था तो उस समय पर
ट्रेडिंग की जुनूनियत इतनी ज्यादा थी कि एक शेयर जिसका नाम हेनोंग टॉयज करके था, सन 2006 की बात है, उस समय पर वो कुछ 120 रुपए से 140 रुपए के बीच ट्रेड कर रहा था। और वो शेयर धीमे धीमे खरीदते खरीदते मैंने उसका कुछ 60,000 मतलब 60,000 शेयर एक साथ इकट्ठा कर लिया था। पर उस समय मुझे ये नहीं पता था कि शेयर मार्केट में इतनी जल्दी भाव बढ़ भी जाता है और इतनी जल्दी भाव गिर भी जाता है। उसी के दौरान एक दिन ऐसा आया जब मैंने वो शेयर कुछ 136 रुपए के आसपास खरीदे थे और मुझे अल्टीमेटली आखिरी में वो 128 रुपए के आसपास वो शेयर काटने पड़े या फिर बेचने पड़े और मुझे एक बहुत बड़ा नुकसान हो गया, जिसमें मेरे पिताजी के कुछ पुराने शेयर्स, जिसका नाम मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेरे पिताजी के पास में कुछ बैंक ऑफ इंडिया के 3,000 शेयर्स थे। बैंक ऑफ इंडिया उस समय कुछ ट्रेड करता था 170 रुपए के आसपास। वो 3,000 शेयर जो थे वो एक साथ पूरे बिक गए। उस समय जब एक 4 लाख रुपए या 5 लाख रुपए की रकम बहुत ज्यादा मायने रखती थी, उस समय मुझे एक दिन में कुछ 4.5 लाख रुपए का नुकसान हुआ था। ये 4.5 लाख रुपए का नुकसान जब मुझे हुआ तो मेरे ब्रोकर जो थे, क्योंकि मैं बहुत छोटा था, तो उस समय मेरे ब्रोकर ने मेरे पिताजी को फोन कर ये बात बताई कि आपके बेटे ने इतना बड़ा ट्रेड किया है और उसे इतना इतना नुकसान हो गया है। मुझे ये बात पता थी कि मेरे ब्रोकर ने मेरे पिताजी को ये पूरा वाकया बता दिया है कि किस तरीके से इन्होंने शेयर एक के बाद एक इकट्ठे करे और किस तरीके से इन्हें नुकसान हुआ। मैं घर पहुंचा और पापा का बिहेवियर बिल्कुल नॉर्मल था, जैसे कोई लॉस हुआ ही नहीं है। और कुछ 1 या 1.5 घंटे बाद में मेरे पिताजी ने मुझे आवाज़ लगाई कि अर्पित आओ, और मैं पापा के पास में जाकर बैठा। और उस समय उन्होंने मुझे जो एक बात बोली वो आज भी मेरे कानों में गूंजती है, और वो बात ऐसी बात है जो मैं चाहूँगा कि आप सभी को वो बात पता चले। मेरे पिताजी ने मुझे ये बात बोली कि शेयर मार्केट में जो आपका ट्रेडिंग का नुकसान हुआ है, उस ट्रेडिंग के नुकसान को कवर करने के लिए आप और फर्दर ट्रेडिंग मत करो। यही बात मेरे पिताजी ने मुझे अलग शब्दों में समझाई थी। हो सकता है मेरे शब्द कुछ बदल गए हों, पर उनका मैसेज जो था वो बहुत बड़ा था, और वो ये कहना चाहते थे कि जो भी ट्रेडिंग में आपने नुकसान किया है, उस ट्रेडिंग के नुकसान को कवर करने के लिए आप और एग्रेसिव ट्रेडिंग मत कीजिए। और इसी के साथ साथ मेरे पिताजी ने मुझे ये बात भी बोली थी कि ये जो नुकसान हो गया बेटा, इस नुकसान को अब हमें पीछे मुड़कर नहीं देखना है, अब हमें हमारी जिंदगी में आगे जाना है। और इस नुकसान के पीछे अगर हम सिर्फ ये बात का विलाप करेंगे कि इतना ज़्यादा पैसा हमने खो दिया, जिंदगी की जमा पूंजी खो दी, तो हम जिंदगी में या इक्विटी शेयर मार्केट में कोई बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं कर पाएंगे। तो वही बात के मैसेज से मुझे ये प्रेरणा मिली कि नुकसान के पीछे हमें ट्रेडिंग में और एग्रेसिव नहीं होना है। मेरी दीदी से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है, जो कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है। और मेरी दीदी ने जो मुझे इनसाइट्स बताई शेयर मार्केट के लिए 2009 में या 2010 में या 2011 में, वो कुछ इस तरीके की थी कि मैं 1 या 2 एग्जाम्पल आपके साथ में कुछ शेयर करना चाहूँगा कि कैसे कोई कंपनी अपनी अकाउंटिंग एंट्रीज के जरिए अपना प्रॉफिट बढ़ा देती है, पर उसका एक्चुअल प्रॉफिट जो होता है वो उतना नहीं होता है जितना हमें दिख रहा है। जैसे कोई एक कंपनी की कोई निवेश या फिर उसकी इन्वेस्टमेंट्स अगर कहीं पर हैं, और अगर वो अपनी इन्वेस्टमेंट्स प्रॉफिट में डिस्पोज कर देती हैं या बेच देती हैं, तो उस कंपनी के प्रॉफिट उस एक तिमाही में या उस एक छमाही में या उस एक साल में बढ़े हुए नजर आते हैं, पर वो उनके व्यापारिक फायदे नहीं होते हैं। वो ऐसे फायदे होते हैं जो कि आप सामान्यतः अपनी बिजनेस एक्टिविटी से नहीं कर पा रहे हैं, आपने उसके लिए कोई स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन के थ्रू अपना प्रॉफिट दिखाया है। तो ऐसे ही कुछ बहुत सारे एग्जाम्पल्स मुझे मेरी दीदी ने बताए, जिससे मुझे ये बात पता चली कि किस तरीके से जब आप एनालिसिस करते हैं, जब आप किसी शेयर को देखते हैं, उसे समझते हैं, उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को पढ़ते हैं, उनके प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को देखते हैं या बैलेंस शीट को देखते हैं, तो ऐसे कौन कौन सी चीजें हैं जिन्हें देखना बहुत जरूरी है, और ऐसे कौन कौन सी चीजें हैं जहां पर आपको इस बात का ध्यान रखना जरूरी है कि अगर किसी कंपनी में ऐसा चल रहा है तो ऐसा भी हो सकता है, या अगर किसी कंपनी में वैसा चल रहा है तो वैसा भी हो सकता है। इन संभावनाओं का ध्यान रखते हुए आपको अपनी निवेश की प्रक्रिया जो है उसे मजबूत बनाना होता है। अल्टीमेटली मुझे ये बात समझ में आई कि निवेश की प्रक्रिया में जल्दी पैसा बनाने के लिए हमें नहीं जाना है,
और वही मेरा टारगेट भी रहा। इसी जर्नी में मैंने जो बात देखी या जो बात ऑब्जर्व करी वो ये कि चूंकि 2012-13 में मैं पैसा मैनेज करना मैंने चालू कर दिया था और फंड मैनेजमेंट जिसे हम आज के समय पर बोलते हैं, वो फंड मैनेजमेंट के समय पर बहुत सारे चैलेंजेस शुरू में आए। जब हमने ये काम की शुरुआत करी तो उस समय पर ऐसे चैलेंजेस आए जिसके बारे में एक या दो वाक्य मैं आपके साथ में शेयर करना चाहूँगा। शुरू के 2-3 साल जब आप फंड मैनेजमेंट करने आए तो मुझे अपने ही रिलेटिव्स या अपने ही रिश्तेदारों ने फंड्स नहीं दिए मैनेज करने के लिए। जो मैं बोलता था वो मेरे ही बात मेरे ही रिलेटिव्स नहीं मानते थे। मेरे ही फ्रेंड सर्कल में जब मैं लोगों को निवेश के कुछ अच्छे तरीके बताता था तो वो मेरे दोस्त मुझे डिस्कार्ड कर देते थे या मुझे इग्नोर कर देते थे। पर 2013-14 के बाद से जब मैंने उन्हें पैसिव इन्वेस्टिंग के बारे में बताया या फिर इस बात पर विशेष जोर दिया जहां पर आपका पैसा धीमी प्रक्रिया से बनता है पर मजबूती से बनता है, सदृढ़ता से बनता है, उस बात को लेकर मुझे 2013 के बाद से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। एक छोटा सा वाक्य मैं आपके साथ में शेयर करूंगा। 2013 की बात है जब म्यूचुअल फंड्स का निवेश जो होता था वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं था जिसे हम बोल सकते हैं। आज के समय में तो इतनी सारी वेबसाइट्स हैं, इतने सारे पंचलाइन चल रहे हैं, म्यूचुअल फंड सही है ने तो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की पूरी कायापलट कर दी है। तो उस समय पर 2013 में जहाँ पर वेबसाइट भी बहुत ज़्यादा नहीं हुई करती थी, कुछ एक दो वेबसाइट हुआ करती थी, उस समय पर एसआईपी करके ये जो शब्द है वो बहुत ज़्यादा प्रचलन में नहीं था। एसआईपी में जहां पर आप हर महीने कुछ पैसा निवेश करते हैं और उस तरीके से आप लंबी अवधि में जो आपका पैसा निवेशित होता है वो कंपाउंडिंग के जरिए बहुत बड़ा पैसा बन जाता है। यही प्रक्रिया को समझाने के लिए या फंड मैनेजमेंट में यही प्रक्रिया को लेके जब हम हमारे क्लाइंट से बात करते थे तो उन्हें ये बात का संतोष दिलाना बहुत मुश्किल हो जाता था कि कैसे धीमी तरीके से मजबूती से पैसा बनाया जा सकता है। एक मेरे क्लाइंट के पास में मैं गया था और उन्होंने मुझे ये बात बोल दी थी कि हम एक लमसम अमाउंट जो है वो निवेश करेंगे और हर महीने भी आप अगर कुछ सब्सटेंशियल अमाउंट बोलेंगे तो वो हम निवेश कर लेंगे। अमाउंट बहुत छोटा है पर फिर भी मैं आपको बताऊंगा। मैं जब उनके पास में गया था तो उन्होंने मुझे ये बात बोली कि अर्पित, हम कुछ 2 लाख रुपए का निवेश करना चाहते हैं और इसी के साथ साथ हम हमारी छोटी बिटिया, उनकी छोटी बिटिया थी, उसके लिए कुछ 500 रुपए महीने की एक एसआईपी चालू करना चाहते हैं। अब जब मैं उनके पास में गया था तो 500 रुपए की एसआईपी चालू करना, इसका मतलब ये कि मेरे दिमाग में ये कैलकुलेशन चल रहा था कि मुझे जो फंड मैनेज करना है वो 2 लाख रुपए तो जो लमसम इन्वेस्टमेंट मिला है वो मैनेज करना है और उसी के साथ साथ ये 500 रुपए महीने की जो एसआईपी है जिसके ऊपर मेरा कमीशन जो है वो साल भर का कमीशन हार्डली 50 रुपए के आसपास रहेगा, जिससे अगर मैं बात बोलूं या और सरल भाषा में बोलूं तो 4-5 रुपए महीने के कमीशन के लिए मुझे एक तो बहुत दूर जाना पड़ा और उसी के साथ साथ उस समय पर जहां पर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इतने ज़्यादा मजबूत नहीं थे, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जब इतने रिलायबल नहीं थे तो उनसे चेक कलेक्ट करके लाने होते थे और वो चेक बैंक में जाकर जमा कराने होते थे। उस समय से हमने म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री या फिर शेयर मार्केट को तब्दील होते हुए देखा है। उस परिवार ने जिसने मुझे 2 लाख रुपए का निवेश दिया था और 500 रुपए की एसआईपी दी थी, उसी परिवार ने अपने बहुत सारे परिचित जन से मुझे मिलवाया और धीमे धीमे करके वो सभी मेरे क्लाइंट बनते चले गए। एक समय मुझे ऐसा लगने लगा था कि फंड मैनेजमेंट की दुनिया में मेरे लिए बहुत साधारण तरीके से, बहुत आसानी से बहुत अच्छा कुछ कर सकता हूं। लेकिन साल 2017 में मेरी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जहां पर मैं चाहता था कि मेरी सक्सेस खासकर मेरे पिताजी देखें, पर 2017 में जब मैंने एक इंडिया टूर अनाउंस करा था जिसमें इंडिया के 12 अलग अलग शहरों में जाकर हम ये बात बताना चाहते थे, अलग अलग निवेशकों से मिलकर ये बात समझाना चाहते थे कि कैसे एक निवेश की मजबूत प्रक्रिया से आप बड़ी वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। इसके लिए जो इंडिया टूर अनाउंस करा था वो मुझे बीच में ही रोकना पड़ा। फरवरी 2017 में मेरे पिताजी मेरा साथ छोड़कर चले गए। उस वजह से कुछ 4 महीने मैं मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहा, कोई काम भी नहीं कर पाया। मेरी फैमिली का सपोर्ट मेरे साथ में था, पर चूंकि मेरी मदर को हेल्थ इश्यूज थे तो कुछ 4 महीने के समय में मैं अपने क्लाइंट्स को भी ठीक से मैनेज नहीं कर पाया। कुछ क्लाइंट्स मेरा साथ छोड़कर चले भी गए, पर
2017 जुलाई से फिर वही इंडिया टूर जो मैंने मेरे पिताजी के सामने अनाउंस करा था, उसी को पूरा करने के लिए मैंने वापस हिंदुस्तान के अलग अलग शहरों में जाकर वो सेमिनार करे, सेशंस करे, वर्कशॉप करे, और आज भी मैं वैसे ही वर्कशॉप, वैसे ही सेशन करता हूं और हमेशा करता रहूंगा। आज मेरे पिताजी मेरे साथ में नहीं है, पर उनके द्वारा दी गई ये सीख कि ट्रेडिंग में जो नुकसान घटा है उसे कवर करने के लिए आप जल्दी पैसा बनाने के लिए मत जाइए। यही वो सीख है जिससे मैं म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में कंसल्टेंट हुआ और वो 500 रुपए की एसआईपी और 2 लाख रुपए का निवेश जो कि 2012, 2013, 2015 में मुझे बढ़ता हुआ चले गया, और उसी के बदौलत आज जो मैं अपने क्लाइंट्स का फंड मैनेज कर रहा हूं वो तकरीबन 150 करोड़ रुपए के आसपास है। इक्विटी मार्केट की ये जर्नी में बहुत सारे सक्सेसफुल मैंने पॉइंट्स देखे और इसी के साथ साथ मैंने ऐसी बहुत सारी चीजें भी देखी जिससे मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं, जिसमें से एक कहानी या एक किस्से के थ्रू मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि कैसे, किस तरीके से शेयर मार्केट में ऐसे कुछ तत्व हैं जो कि फ्रॉड करने की कोशिश करते हैं या फिर फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिस करके बहुत बड़ा पैसा कमाने की कोशिश करते हैं। इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा वाक्य बताऊंगा जिसमें हम ये बात देखते हैं कि कैसे कोई शेयर बहुत जल्दी जल्दी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। एक समय पर उस शेयर में कोई खरीदार होता ही नहीं है और एकदम से उस शेयर में बहुत सारे खरीदार और बहुत सारे बिकवाल आ जाते हैं। इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा। हम ये बात मान लेते हैं कि कोई एक प्रमोटर जिसके पास में कंपनी के 70% या 75% शेयर हैं, वो प्रमोटर ये चाहता है कि किस तरीके से उसका पैसा बढ़ता जाए और किस तरीके से वो शेयर मार्केट के जरिए अपनी ही कंपनी से पैसा बनाकर बाहर हो जाए। कई प्रमोटर जो कि बहुत अच्छे प्रमोटर नहीं होते हैं, जिनका उद्देश्य व्यापार करना नहीं होता, बिजनेस करना नहीं होता, सिर्फ शेयर मार्केट के थ्रू अपना पैसा बढ़ाना होता है या पैसा कमाकर बाहर निकलना होता है, ऐसे कई प्रमोटर हमने देखे हैं। उसमें से एक जो पैटर्न हमने ऑब्जर्व करा है, जो कि अधिकतर फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिसेस में पाया गया है कि एक सिमिलर पैटर्न होता है, उस पैटर्न के बारे में मैं आपको आज बताऊंगा। प्रमोटर अपने इनर सर्कल में सबसे पहले ये बात कहते हैं कि हमारी कंपनी का शेयर, मान लेते हैं कि उनकी कंपनी का शेयर 100 रुपए का चल रहा है और वो अपने ही इनर सर्कल में ये बात बोलते हैं कि अपनी कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है और बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाली है, अपनी कंपनी के मुनाफे जो हैं वो 3 गुना, 5 गुना, 10 गुना बढ़ने वाले हैं। इस तरीके से अपनी कंपनी का शेयर जो रहेगा वो 100 रुपए वाला शेयर जो है वो 1000 रुपए हो जाएगा। धीमे धीमे करके आपको बाजार में इस तरीके की रूमर्स मिलना चालू हो जाती हैं, इस तरीके की अफवाहें मिलना चालू हो जाती हैं, जहां पर आप ये बात देखते हैं कि 100 रुपए का कोई शेयर 500 रुपए होने वाला है या 1000 रुपए होने वाला है, पर आप उस रूमर पर विश्वास नहीं करते। प्रमोटर अपने चुनिंदा लोगों से बोलकर अपने ही शेयर में खरीदारी चालू करवाते हैं, जिससे उस कंपनी के शेयर का भाव बढ़ता जाता है। धीमे धीमे वो शेयर का भाव 100 रुपए वाला भाव 150 रुपए, 200 रुपए, 250 रुपए हो जाता है। ऐसे निवेशक, ऐसे इनोसेंट इन्वेस्टर्स, जिन इनोसेंट इन्वेस्टर ने ये बात सुनी थी 100 रुपए पर कि ये शेयर का भाव 1000 रुपए होने वाला है, वो उस बात पर तब विश्वास नहीं किए थे, पर अब उन्हें धीमे धीमे विश्वास होने लगता है कि ये कंपनी के शेयर का भाव 1000 रुपए हो जाएगा। ऐसे इनोसेंट इन्वेस्टर ये कंपनी के शेयर का भाव धीमे धीमे खरीदते खरीदते बढ़ा देते हैं और इसी तरीके से आम जनता जो होती है वो इस शेयर को खरीदते खरीदते इस शेयर का भाव 500 रुपए, 700 रुपए, 800 रुपए तक कर देती है। पर उन्हें यह बात नहीं पता होती कि इस कंपनी का मुनाफा जो है वो सिर्फ एक बोगस मुनाफा है। इस कंपनी के पास में एक्चुअल कोई मुनाफा है ही नहीं। इस तरीके से प्रमोटर 800 रुपए के आसपास या 900 रुपए के आसपास उन्होंने शुरू में जितना भी अपना स्टेक लिया होता है, जितने भी शेयर्स उन्होंने लिए होते हैं, वो धीमे धीमे ऑफलोड कर देते हैं। उसके बाद में उन्हें शेयर प्राइस की कोई परवाह नहीं होती। इस तरीके से कई प्रमोटर्स अपनी ही कंपनी के शेयर्स जो होते हैं उनका भाव चलाकर या फिर अपने भाव में मैनिपुलेटिव प्रैक्टिस कर कर उससे पैसा कमाने की कोशिश करते हैं, जो कि
सेबी के अनुसार बहुत गलत है और इसके लिए सेबी ने इनसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशंस भी बना रखे हैं और मैनिपुलेटिव ट्रेड प्रैक्टिसेस भी बना रखी हैं। मैं आपको एक किस्सा और बताना चाहूंगा जो कि इंडिया के ऑलमोस्ट हर निवेशक के साथ में होता है। हर निवेशक को अमूमन अलग अलग शहरों से फोन कॉल आते हैं और फोन कॉल्स पे पहला सवाल जो होता है वो यही होता है, कैसी चल रही है आपकी शेयर मार्केट की ट्रेडिंग। ये शेयर मार्केट की ट्रेडिंग का जो फ्रॉड है, इस बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा कि कैसे कुछ लोग ये फ्रॉड करते हैं या फिर ये फ्रॉड करने की कोशिश करते हैं और यहां से पैसा कमाकर बाहर ले जाने की कोशिश करते हैं। आज के इस दौर में जहां पर किसी भी कंपनी के पास में आपका एक्टिव इन्वेस्टर्स का या एक्टिव ट्रेडर्स का बहुत सारा डेटा होता है, ये लोग वहां से आपका डेटा परचेस करते हैं, डेटा खरीदते हैं और अपने टेलीकॉलर्स के थ्रू आपको कॉलिंग की जाती है और आपसे ये पूछा जाता है कि आपकी ट्रेडिंग कैसे चल रही है। यहां पर जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं, हो सकता है कि वो सुनकर आप ऐसे किसी कॉल पर यह विश्वास ना करें कि ये सही हो सकते हैं या ये आपको जिंदगी में कभी पैसा कमाकर दे सकते हैं। मैं आपको उस वाक्य की तरफ लेकर चलता हूं जहां पर एक्टिव इन्वेस्टर्स और एक्टिव ट्रेडर्स के डेटा को कहीं से या अलग अलग जगह से परचेज किया जाता है और फिर उसमें डेटा बाइफर्केशन के थ्रू आपको ये बात बताई जाती है कि किस तरीके से हम शेयर मार्केट में जो बात बोलते हैं या हम शेयर मार्केट में जो कॉल देते हैं वो 100% सही होती है। अगर किसी कंपनी के पास में जो कि फ्रॉड करने आई है, अगर उस कंपनी के पास में मान लेते हैं कि कुछ 20 लाख एक्टिव ट्रेडर्स का डेटा है, तो उन 20 लाख एक्टिव ट्रेडर्स के डेटा में वो कंपनी पहले 10 लाख एक्टिव ट्रेडर्स को ये बात कहती है कि आप ये शेयर खरीद लीजिए, इस शेयर का भाव बढ़ने वाला है, और बचे हुए 10 लाख को ये बात कहती है कि ये शेयर आप बेच दीजिए, इस शेयर का भाव गिरने वाला है। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि आपकी विनिंग प्रोबेबिलिटी जो है वो 50% होती है, तो इस शेयर का भाव या तो बढ़ेगा या फिर इस शेयर का भाव जो है वो गिरेगा। अगर उस शेयर का भाव बढ़ जाता है तो गिरने वाले डेटा को हम अलग कर देते हैं और बढ़ने वाला जो डेटा है उसमें हम दूसरे शेयर की बात करते हैं और 5 लाख निवेशक को ये बात बोलते हैं कि इनका भाव बढ़ेगा और 5 लाख निवेशक को ये बात बोलते हैं कि किसी एक कंपनी के शेयर का भाव गिरेगा। अब उसमें से 5 लाख निवेशक जो होते हैं वो वाले होते हैं जिन्हें आप 2 बार ये बात बता चुके हैं कि आपकी दोनों बार कही गई बातें जो हैं वो पूर्णतः सही हैं और जैसा आप कहते हैं शेयर मार्केट वैसा ही चलता है। वो तीसरी बार आपको फिर ये बात कहते हैं कि कोई एक कंपनी का शेयर ले लीजिए या इस कंपनी का शेयर बेच दीजिए। इस तरीके से उनके पास में 2.5 लाख लोगों का डाटा ऐसा होता है जिन्हें वो अपने फ्री ट्रायल के तौर पर 3 कॉल दे चुके होते हैं और अब उनके टेलीकॉलर्स उन्हें फ़ोन करते हैं और ये बात बोलते हैं कि आप हमारे साथ जुड़ें और हम आपको इसी तरीके का मुनाफा हमेशा करवाते रहेंगे। और उनके द्वारा दिया गया लालच जो होता है उसमें इनोसेंट इन्वेस्टर जो होता है वो आ जाता है और उन्हें पैसे दे देता है। पर कुछ समय बाद उस इनोसेंट इन्वेस्टर को जो पता चलता है वो ये पता चलता है कि वो जो 3 कॉल थी वो सिर्फ एक संयोग था या फिर वो जो 3 कॉल थी वो हो सकता है कि हो गया हो, पर ये जो काम करवाते हैं ये सही काम नहीं है और उन्हें नुकसान ही नुकसान होता है। इस तरीके से बहुत सारी कंपनियां या फिर बहुत सारे लोग इस फ्रॉड को अंजाम देते हैं जिसमें वो करोड़ों रुपया लेकर रातों रात अपना दफ्तर खाली कर देते हैं, अपने ऑफिसेस से गायब हो जाते हैं और सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया भी उन्हें ढूंढ नहीं पा रही है। इसीलिए मैं आपको ये सचेत करना चाहूंगा कि अगर आपके पास में ऐसे कोई कॉल्स आते हैं जिसमें आपसे ये बात पूछी जाती है कि आपकी शेयर मार्केट की ट्रेडिंग कैसी चल रही है, आप काम क्यों नहीं कर रहे हैं या फिर आप काम कर रहे हैं तो हम आपको अच्छे मुनाफे के लिए काम करवा दें, तो उन कॉलों से आप सचेत रहें। उन कॉलों पर पूर्णतः विश्वास भरोसा ना करें। उन कॉलों से आप ये बात समझ लीजिए कि ऐसा हो सकता है कि उसी एक्टिव डेटा के थ्रू आपका नंबर उनके पास में गया हो और आप भी इस एक फ्रॉड के चक्र में आ गए। इस तरीके से मैं आपको ये बात बताना चाहूंगा कि ये जो 2 तरीके हैं, ये 2 तरीके के फ्रॉड भी इक्विटी मार्केट में होते हैं। इसी के साथ मैं ये कहना चाहूंगा कि आप अपनी निवेश की प्रक्रिया को मजबूत बनाएं, रिलायबल बनाएं, स्ट्रांग बनाएं और फंडामेंटल इन्वेस्टिंग पर विशेषकर मैं आपको ध्यान केंद्रित करने के लिए कहूंगा। तो दोस्तों, ऑल द बेस्ट फॉर योर इन्वेस्टिंग जर्नी। हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड हैप्पी
ट्रेडिंग। अगर आप इस टॉक के एंड तक पहुंच चुके हैं तो मैं आपको जोश टॉक्स का एक दूसरा रूप भी दिखाना चाहता हूं, जिससे मैं काफ़ी देर से जुड़ा हुआ हूं और मुझे बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है कि वो क्या कर रहे हैं। जोश टॉक्स ने एक नया ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है जोश स्किल्स। अब वो नया नहीं रहा, काफ़ी टाइम से है, लाखों लोग उसको अब यूज़ करते हैं। और जोश स्किल्स पे आप अपनी ज़िंदगी के लिए कोर्सेज ढूंढ सकते हैं। वो कोर्स नहीं जो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, कॉमर्स, बिजनेस स्टडीज पढ़ाएंगे, वो कोर्सेज जो आपकी जिंदगी में आपको कैसे जीना चाहिए वो सिखाएंगे। मैंने खुद जो स्किल्स पे बहुत सारे कोर्सेज बनाए हैं, पब्लिक स्पीकिंग पे, इमोशनल क्राइसिस कैसे हैंडल किया जाए, अपनी पर्सनालिटी कैसे डेवलप की जाए। हर एक कोर्स में डेली क्विजेज हैं, एक्सरसाइजेज हैं, एक बहुत ही खूबसूरत कम्युनिटी है जो आपको सपोर्ट करेगी, आपको इनकरेज करेगी। आज ही डाउनलोड करें जोश स्किल्स का ऐप और उनके कोर्सेज एक्सप्लोर करके अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाएं।